नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हर रोज शाम को 7 बजे हम पहुंच जाते हैं अपने स्टूडियो। और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको जरा फटाफट ये बता देते हैं कि आज कौन सी महत्वपूर्ण खबरों को बोनस पॉइंट में शामिल किया गया है। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। सबसे पहले गेहूं की खबर के साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं। नई फसल की आवक से ठीक पहले सरकार ने स्टॉक लिमिट पर नया फरमान सुना दिया है। सरकार को आखिर में ऐसा क्यों करना पड़ा, इस पर अंशुमान सर से बातचीत होगी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कर्ज के भुगतान के लिए स्पेक्ट्रम लौटाने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, इसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी संभावना है कि अगले महीने से बैंक की तरफ से डिपॉजिट पर ब्याज दर घटाई जा सकती है। इस खबर के क्या है मायने, क्या रिजर्व बैंक रेपो रेट घटाने वाला है, इस पर भी अंशुमान सर से आज बातचीत करेंगे। रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नियमों में बदलाव किया है। कई सेक्टर्स के लिए नियम अब बदल गए हैं। इसका क्या असर होगा, इस पर भी डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर चर्चा करेंगे। सरकार ने इस स्कीम को बंद करने का फैसला लिया है। सरकार को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, ये भी आज की हमारी चर्चा का हिस्सा बनेगा। लेकिन शुरुआत आज के कार्यक्रम की करना चाहेंगे गेहूं से जुड़ी खबर के साथ। 1 अप्रैल से गेहूं व्यापार में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब तक जो स्टॉक लिमिट लागू थी वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। इसके बाद सभी व्यापारियों को हर हफ्ते स्टॉक की जानकारी सरकार को देनी होगी। यानी अब कोई सीमा नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए हफ्ते भर की रिपोर्टिंग ज़रूरी कर दी गई है। सर, आखिर में सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? ये बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण बदलाव है गेहूं के बाज़ार को लेकर। और चूंकि सरकार 2 तरीके से गेहूं की कीमतों को लेकर दबाव में है। एक तो मौसम में गर्मी बढ़ने की संभावना और गर्मी बढ़ी हुई है, जिससे गेहूं की आपूर्ति में कमी हो सकती है। और दूसरा ये कि सरकार को खुद अपनी खरीद भी मैनेज करनी है। तो इस नई व्यवस्था के तहत अब स्टॉक लिमिट तो खत्म हो रही है, लेकिन प्रति सप्ताह व्यापारियों को अपने यहाँ स्टॉक की रिपोर्टिंग करनी होगी। इससे तय किया करने की कोशिश हो रही है विपुल जी कि किसी तरह से गेहूं की होल्डिंग या गेहूं की कालाबाजारी ना हो, क्योंकि यही वो सीज़न है जहां व्यापारी और सरकार दोनों मिलकर एग्रेसिवली गेहूं की खरीदारी शुरू करते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल अब कटकर हार्वेस्ट हो चुका है और मंडियों में भी और सरकार के जो खरीद केंद्र हैं उन पर भी पहुंच रही है। तो इस एग्रेसिव बाइंग के बीच में कहीं होल्डिंग ना हो, इसे ध्यान रखने के लिए स्टॉक लिमिट बराबर घोषित की जाएगी। खाद्य महंगाई को लेकर सरकार पर दबाव पहले से बना हुआ है। हालांकि थोड़ी सी राहत मिली है। गेहूं की कीमतें इस समय दबी हुई हैं, उनमें तेज बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन मौसम को लेकर जिस तरीके की आशंका है, उस हिसाब से व्यापारियों के या निजी क्षेत्र के जो आकलन हैं, फ्लोर मिल्स के खासतौर पर आटा मिलों के जो गेहूं उत्पादन के आकलन हैं और जो सरकार के आकलन में, उनमें खासा बड़ा अंतर है। और इस स्थिति को देखते हुए बाजार में सेंटिमेंट है कि प्राइसेस आने वाले समय में बढ़ेंगे। इस बीच देश का नेचुरल गैस इंपोर्ट बिल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16% बढ़कर के करीब 1.41 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का है, जिसकी मांग में तेजी आई है। खास तौर पर गर्मियों के मौसम और बिजली की मांग बढ़ने की वजह से गैस इंपोर्ट में ये उछाल देखने को मिला है। हालांकि वॉल्यूम के लिहाज से इंपोर्ट थोड़ा घटा है, लेकिन कीमतें बढ़ने के कारण कुल बिल ऊपर चला गया है। सर, नेचुरल गैस के इंपोर्ट बिल में आखिर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों देखने को मिली? 2-3 में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। और जो लोग नियमित बोनस पॉइंट देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमने अभी हाल में ही चर्चा की थी कि भारत की कच्चे तेल पर आयात निर्भरता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 88% से ऊपर हो गई, जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि इसे घटाकर 60% पर लाया जाएगा। अब ये दूसरा ईंधन है जिसका इशारा उस दिन भी हमने चर्चा में किया था। ये दूसरा महत्वपूर्ण ईंधन है नेचुरल गैस, जिसके लिए आयात पर बड़ी निर्भरता है। और इम्पोर्ट बिल में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है हमें इस साल 2 महत्वपूर्ण फैक्टर्स के कारण। एक तो जो सिटी गैस की डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि भारत में CNG का नेटवर्क बन रहा है और अब धीमे धीमे वाहनों के प्रमुख वैकल्पिक ईंधन के तौर पर CNG का हिस्सा बड़ा हो रहा है। और इस वजह से भारत को गैस का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ रहा है। जो आंकड़े हमारे सामने खुल रहे हैं उस हिसाब से करीब 17% अप्रैल से जनवरी के दौरान गैस का इंपोर्ट बढ़ा है। दूसरी वजह इसमें फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर की मांग है। इनको भी गैस की ज़रूरत होती है, उनका फीड है और बिजली उत्पादन का कच्चा माल है। तो यहाँ भी बिजली उत्पादन में भी
नेचुरल गैस की मांग बढ़ी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जानना ज़रूरी है कि भारत में नेचुरल गैस का कंजम्पशन 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है और पिछले सालों में, जबकि भारत के अपने उत्पादन में जो डोमेस्टिक उत्पादन है उसमें केवल 2.6% की बढ़ोतरी हुई है अप्रैल से जनवरी के दौरान। और भारत के हाइड्रोकार्बन सेक्टर की ये बेहद निराशाजनक तस्वीर है। कच्चे तेल का उत्पादन हो या गैस का उत्पादन हो, इन दोनों में ही भारत की तेल कंपनियां लगातार पिछड़ रही हैं और इसलिए ऑयल इंपोर्ट का या गैस इंपोर्ट का बिल रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ता जा रहा है। गैस की कीमतों में उतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन बिल में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह रुपए की कमजोरी भी रही है। जी सर, कल हमने देखा जो जिस तरीके से ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीद को लेकर के धमकी दी, भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई उस पर? सरकार ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाजार में चर्चा थी कि भारत की जो सबसे प्रमुख बड़ी आयातक कंपनी है रिलायंस पेट्रोलियम, जो कि वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात करती है, उसने इस आयात को रोकने का संकेत दिया है। और क्योंकि डर है 25% का टैरिफ लगाए जाने का। सरकार ने भी प्रत्यक्ष रूप से इस बात की कोई संकेत नहीं दिया। सरकारी कंपनियों की प्रतिक्रिया का बाजार को इंतजार होगा, लेकिन बाजार के पास यह खबर पहुंची है कि रिलायंस पेट्रोलियम अब फिलहाल वेनेजुएला से कच्चे तेल के आयात को रोकेगी। जी, इधर सैमसंग को एक बड़े कस्टम डिमांड का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने कंपनी से करीब 5100 करोड़ की रिकवरी का नोटिस भेजा है। ये पूरा मामला साउथ कोरिया से मोबाइल पार्ट्स ला करके भारत में असेंबलिंग से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कंपनी ने इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग दिखा करके टैक्स बेनिफिट लिया। अब सैमसंग इस डिमांड के खिलाफ लीगल ऑप्शन पर विचार करने पर मजबूर हो रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आखिर में पूरा मसला है क्या? भारत के में हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ी टैक्स डिमांड है। 5150 करोड़ रुपए की डिमांड है। अगर आप डॉलर में देखें तो करीब 601 मिलियन डॉलर की डिमांड है। सैमसंग का जो मुनाफा था करीब भारत में वो 955 मिलियन डॉलर था। अगर आप इसके हिसाब से देखें तो 601 मिलियन डॉलर की डिमांड मुनाफे का अधिकांश हिस्सा ले जाएगी, जितना टैक्स सरकार मांग रही है। और ये मामला है भारत में इंपोर्ट के क्लासिफिकेशन को लेकर। सरकार का मानना है कि सैमसंग ने बहुत सारे सामानों का आयात किया जो कि मोबाइल इक्विपमेंट के टावर्स थे और कंपोनेंट्स थे, और उनके आयात पर ड्यूटी नहीं चुकाई और उन्हें भारत में ही बना हुआ बताया गया, जबकि ये सारे इक्विपमेंट इंपोर्ट किए गए थे। और जो इंपोर्टेड और सोल्ड आइटम है ये भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को बेचे गए। इसमें रिलायंस जियो भी शामिल है। रिलायंस जियो के नेटवर्क के लिए इक्विपमेंट सप्लाई किए गए थे। और ये अपने तरीके का पहला मामला है जिसमें इतनी बड़ी मांग, इतनी बड़ी टैक्स डिमांड सैमसंग को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, उसे दी गई है। सैमसंग की इस डिमांड के साथ बाजार में काफ़ी चर्चा भी है और हलचल भी है कि इसी तरीके से कंपोनेंट का इंपोर्ट करने वाली कंपनियां और उन्हें भारत में उत्पादित दिखाने वाली कंपनियों पर आने वाले समय में उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। जी, इस बीच वोडाफोन आइडिया अपनी बैंक गारंटी के बोझ को कम करने के लिए अब स्पेक्ट्रम सरेंडर करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कुछ सर्कलों में अनयूज्ड स्पेक्ट्रम को छोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिससे बैंक गारंटी का बोझ करीब 6000 करोड़ रुपए तक घट सकता है। ये कदम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को थोड़ा राहत देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सर, आखिर में ये नौबत क्यों आ गई कि स्पेक्ट्रम तक सरेंडर करना पड़ रहा है वोडाफोन? ये नौबत इसलिए आ गई कि सरकार, जिसने पिछले साल इस बात का वादा किया था कि जो AGR की राशि है, जो एडिशनल जनरल रेवेन्यू की राशि है, जो वोडाफोन, एयरटेल, इन दोनों कंपनियों को रिकैलकुलेशन के कारण जो इनके राजस्व में जो सरकार का हिस्सा उसमें जो पुनर्गणना हुई है उस हिसाब से उसे वापस लौटानी है, वो देनी होगी। और वोडाफोन चूंकि गहरे संकट में थी तो सरकार ने इसे ये वादा किया था कि ये जो बकायेदारी है, देनदारी है, इसे इक्विटी में बदल दिया जाएगा। और उस फैसले से अब सरकार पीछे हट गई है और इसके बाद वोडाफोन की परिस्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब वोडाफोन अपना स्पेक्ट्रम वापस करने जा रही है। जो पुराना स्पेक्ट्रम 2021 में लिया गया था, करीब वोडाफोन ने बताया है कि 2016 के ऑक्शन में जो उसे 9,900 करोड़ रुपए का जो एक्सेस पेमेंट हुआ था स्पेक्ट्रम का, उसको वो वापस करके अपने इस कर्ज को या अपनी इस देनदारी को सेटल करने की कोशिश करेगी। वोडाफोन के लिए बड़ी चुनौती है। वोडाफोन ने अभी हाल में मुंबई में अपनी 5G सेवा लॉन्च करने की बात कही थी। बाजार में थोड़ा उत्साह दिखा था विपुल जी उसके स्टॉक को लेकर, लेकिन दो फैसले लगातार आए। एक तो सरकार ने जो मदद का हाथ बढ़ाया था उसे वापस खींच लिया, और दूसरा ये जो ह्यूज लायबिलिटी है बैंक गारंटी की जिसे वोडाफोन को चुकाना है, अब वो उसके गले में फंसी हुई है। तो मुश्किलों से बाहर निकलती नहीं दिखाई दे रही है। और वोडाफोन और 7 रुपये के आसपास तो शेयर आ गया है, आज भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं इसी तरह की एक और कंपनी जो मुश्किल में फंसी हुई है, वो है JP एसोसिएट्स। JP एसोसिएट्स को लेकर के अब बाजार में हलचल तेज हो गई है।
कंपनी के एसेट्स खरीदने में अदानी ग्रुप, JSW, वेदांता समेत 25 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि कौन सी बड़ी कंपनी JP के एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करती है। सर, अदानी समूह की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या क्या खरीदने की इच्छा जताई गई है? बहुत बड़ी इंसॉल्वेंसी है भारत के हाल फिलहाल के वर्षों में। जयप्रकाश एसोसिएट्स, जिसको JL भी कहा जा रहा है, 57,000 करोड़ रुपए तो बैंकों के क्रेडिटर्स के बकाया हैं इसके ऊपर। और चूंकि एक बड़ा ग्रुप था जो कि सीमेंट में, स्टील में, रियल एस्टेट में, सड़क निर्माण में कई जगह फैला हुआ था, तो कई बड़ी कंपनियां, भारत के सभी बड़े दिग्गज जिनका नाम आपको विपुल जी ने बताया, मैं दोहराऊंगा नहीं, उन सारी कंपनियों ने अलग अलग तरीके से इसकी एसेट्स को लेने के लिए बोली लगाई है। पर पहली बोली आई है अडानी समूह की तरफ से। अडानी समूह ने करीब 2.4 बिलियन से 2.6 बिलियन डॉलर के आसपास की बोली लगाई है। और निशाना है अडानी समूह का जो मौजूदा कारोबार है उससे सिनर्जी करने वाले सेक्टर, जिसमें बिजली है, जिसमें सीमेंट है और जिसमें रियल एस्टेट है। इन 3 सेक्टर्स के लिए अडानी समूह की पहली बोली आ गई है, ऐसा संकेत दिया गया है। अभी अन्य कंपनियों की भी बोलियां आने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आने वाले समय में भारत के बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं, उनके लिए जो JP एसोसिएट्स की एसेट्स हैं उनको खरीदने की होड़ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये प्रक्रिया आप कंपनी के बकाये की वसूले के लिए कंपनी की संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये जो है JP एसोसिएट्स को लेकर के अपडेट है। 12-15 साल पहले ये कंपनी के शेयर्स जो है काफ़ी लोगों के, ट्रेडर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के काफ़ी फैंसी हुआ करते थे सर। आज देखिए क्या हालत हो गई, 3 रुपये पे शेयर कोई पूछ नहीं रहा है। 5 भी लोअर सर्किट लगा इतनी अच्छी खबर के बावजूद, कम से कम एसेट तो बिक रहे हैं। इस बीच जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को टक्कर देने की तैयारी में है। एविएशन मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाला वैट कम करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्लाइट्स दिल्ली से हट करके जेवर एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो सकती है। सरकार का यह मानना है कि जेवर एयरपोर्ट ज़्यादा सस्ता और सुविधाजनक ऑप्शन बन करके उभरेगा। सर, ATF पर टैक्स के इस मामले को किस तरीके से समझा जाए? इस खबर को समझना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। और भारत में टैक्स नियमों की जो परिस्थिति है वो इससे पता चलती है कि दिल्ली NCR में 2 एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली विमान कंपनियों को ATF पर करीब 25% वैट चुकाना पड़ता है, जो दिल्ली सरकार लगाती है। और वहीं जो दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है दिल्ली NCR में, जेवर में, वहाँ पर वैट पर ATF केवल 1% है। और इसलिए सरकार ने खुद केंद्र सरकार का जो एविएशन मिनिस्ट्री है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने दिल्ली सरकार को चेतावनी भरी चिट्ठी भेजी है। और उस चेतावनी भरी चिट्ठी का मतलब है कि या तो आप अपना वैट कम करिए, या फिर जो दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट्स हैं, जो कि GMR का एयरपोर्ट है, वो फ्लाइट्स जेवर एयरपोर्ट पर चली जाएंगी। 1% और 25% बड़ा गैप है। और हमें ये पता है कि जो ATF फ्यूल है वो एयरलाइंस की कॉस्ट का करीब 50% होता है। यानी एयरलाइंस जो कॉस्ट इनकर करती हैं अपने विमान को चलाने पर बाकी सेवाओं में, उसमें 50% का सीधा हिस्सा एविएशन टरबाइन फ्यूल का होता है। तो इसलिए किसी भी विमानन कंपनी के लिए बेहद ज़रूरी और आसान होगा कि वो GMR का दिल्ली का एयरपोर्ट छोड़े और वो उत्तर प्रदेश में जो जेवर में बन रहा है वहाँ एयरपोर्ट पर शिफ्ट हो जाए। पर यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली है विपुल जी, कि भारत में विमानन कंपनियों पर लगने वाला, जो ईंधन पर लगने वाला जो टैक्स है, उसमें कोई एकरूपता नहीं है। एक ही देश के 2 अलग अलग राज्य, एक ही उड़ान जो 2 अलग अलग राज्यों के बीच जाती है, वो अलग अलग लेवल पर टैक्स लगाती है। और दिल्ली में ATF पर टैक्स बेहद ज़्यादा है। अब ये दबाव दिल्ली सरकार पर है, GMR की तरफ से है कि दिल्ली अपना ट्रैफिक लूज़ करेगा। और जब दिल्ली में ATF पर टैक्स घटाने की नौबत आएगी, जो आएगी ही, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो उसका असर हमें दिल्ली सरकार के बजट पर दिखाई देगा। बिल्कुल। इस बीच अप्रैल महीने से फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले रिटर्न में कटौती हो सकती है। RBI के पॉलिसी रुख और मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि बैंकों की डिपॉजिट दरें नीचे आ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग सेविंग या FD में निवेश कर रहे हैं, उन्हें अब थोड़ा कम रिटर्न मिल सकता है। सर, ये खबर क्या इस बात की तस्दीक कर रही है कि रिजर्व बैंक अगली बैठक में रेपो रेट में कमी कर सकता है?
संकेत तो इस तरफ हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से एक कटौती और हो सकती जो अभी हुई थी, क्योंकि महंगाई की दर भी कम है, अर्थव्यवस्था को ज़रूरत भी है। हम आगे आपको बताएंगे कि आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम भी बदले हैं। कोशिश भी है कि अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है 6.5% के आसपास का आंकड़ा आज ही आया। S&P ने भारत के आर्थिक विकास दर के आंकलन को घटा दिया। तो इन घटे हुए आंकलन की स्थिति में कर्ज सस्ता करना ज़रूरी भी है ताकि बाजार में पूंजी पहुंच सके। पर इसका जो दूसरा बड़ा पहलू है, भारतीय डिपॉजिटर्स के लिए जो इतने लंबे समय से सुहाने दिन चल रहे थे वो खत्म होने की शुरुआत हो गई है। संकेत है कि जो पिछले पॉलिसी में करीब 25 बेसिस पॉइंट की कमी हुई थी, उसके बाद बैंकों ने अभी उस कटौती को पास ऑन नहीं किया है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि एक और कटौती आने के बाद बैंकों को अपने डिपॉजिट्स के रेट कम करने पड़ेंगे, क्योंकि डिपॉजिट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी एवरेज जो फ्रेश टर्म डिपॉजिट्स हैं, जनवरी का जो रेट है वो करीब 6.5-6% के आसपास है। अगर आप 1 साल या 1.5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, जिसको कि आप FD कहते हैं, टर्म डिपॉजिट कहते हैं, 6.5% के आसपास है, 5-6% के आसपास है। इसमें कमी हो सकती है, यानी डिपॉजिटर्स के लिए अब बैंक डिपॉजिट्स पर रिटर्न के दिन इन्हें गिने रह गए हैं। तो यदि आप डिपॉजिटर्स हैं, जमा करता है, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी बैंकों में डिपॉजिट कराना है तो इस ऊंची ब्याज दर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये इसका समय अब समाप्त होने वाला है। जी सर, अभी डिपॉजिटर्स को की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? डिपॉजिटर्स के पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो कि जिनको FD करानी है वो इस ब्याज दर में कमी के तौर पर FD कराएं, और दूसरा उनके सामने विकल्प ये है कि अभी बाजार में प्रतिस्पर्धा है छोटे बैंकों और बड़े बैंकों के बीच में। बड़े बैंक शायद तेजी से ब्याज दरों में कमी करेंगे डिपॉजिट पर, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, उनकी कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है। छोटे बैंक्स अभी भी शायद इस प्रक्रिया में टिके रहेंगे। पर बैंकों की बड़ी दुविधा है। अभी हम हाल में ही 2 महीने पहले, 3 महीने पहले विपुल जी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के मामले पर चर्चा कर रहे थे कि भारतीय बैंकों के पास डिपॉजिट्स लगातार घट रहे हैं। किसी तरह से हाल फिलहाल में थोड़े डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई, तब तक डिपॉजिट रेट्स कम होने की नौबत आ गई है। तो बैंक अगर डिपॉजिट रेट्स में कोई बड़ी कमी करते हैं, थोड़ी बहुत कमी का तो फर्क नहीं, अगर कोई बड़ी कटौती करते हैं 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की 50 बेसिस पॉइंट तक की कटौती करते हैं, तो उनके डिपॉजिट्स पर भी असर पड़ेगा। आरबीआई ने अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता वाले सेक्टर्स को लोन देने के नियमों में बदलाव किया है। इसका मकसद ये है कि छोटे किसानों, कारीगरों, स्टार्टअप और हाशिए पर खड़े सेक्टर्स को क्रेडिट आसानी से मिल सके। नए गाइडलाइन के तहत बैंकों को इन सेक्टर्स में लोन देने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट किया गया है, यानी अब बैंक ज़्यादा फ्लेक्सिबल होकर उन सेक्टर्स को सपोर्ट करेंगे जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता था। सर, रिजर्व बैंक ने ये जो बदलाव किया, ये इतना इम्पोर्टेंस इसको कितनी इम्पोर्टेंस क्यों इसको दी जा रही है, और इस बदलाव में प्रमुख बदलाव कौन कौन से हुए? 2020 के बाद पहली बार आरबीआई ने अपनी जो वरीयक या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नियम है जिन हैं उनमें बदलाव किया। ये भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, क्योंकि इसके जरिए रिजर्व बैंक के तय करता है कि बैंकों के कर्ज में किनको वरीयता दी जानी चाहिए, और इसके लिए इसके लिए शर्तें और सीमाएँ तय की जाती हैं, जिससे खास सेक्टर्स जिनको सरकार ज़्यादा कर्ज पहुँचाना चाहती है उन क्षेत्रों को वरीयता के आधार पर कर्ज दिया जाता है। अब हम डेटा पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बदलाव क्या हुआ है, क्योंकि 5 साल बाद बदलाव आया है। शहरों में जनसंख्या के आधार पर हाउसिंग लोन की लिमिट तय कर दी गई है। 50 लाख के से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में बैंक 50 लाख रुपए तक का कर्ज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत दे सकेंगे अगर आप वहाँ मकान बनवाना चाहते हैं, जबकि 10 से 50 लाख वाले आबादी में 45 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और 10 लाख वाले आबादी वाले शहरों में 35 लाख होगा। हाउसिंग सेक्टर, जिस पर हम लगातार अलग अलग संदर्भ से चर्चा करते रहते हैं, उसमें प्रायोरिटी सेक्टर के नियमों को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए ये सीमाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे कि बैंक अब आगे बढ़कर मकान बनाने के लिए लोन दे सके। क्योंकि जब प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग की शर्त आती है विपुल जी, तो फिर बैंकों को उतना पैसा तो उस सेक्टर को देना ही पड़ता है आरबीआई के नियमों के हिसाब से, जितना परसेंटेज उनके लिए होता है। अगले डेटा पॉइंट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। पब्लिक यूटिलिटीज़ को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में महत्वपूर्ण प्रावधान आया। यानी अगर कोई नगर पालिका, कोई सरकारी इमारत अपने यहाँ बिजली उत्पादन के लिए नॉन थर्मल बिजली उत्पादन के स्रोतों पर जाती है, सोलर एनर्जी प्लांट लगाती है या किसी दूसरे बायोमास से चलने वाला प्लांट लगाती है, तो उसे 35 करोड़ तक के कर्ज की फंडिंग हो सकती है आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत। अगर आपने घर की छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आ गया, उसे 10 लाख रुपए तक का कर्ज मिल जाएगा।
जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए बड़ी उदारता नियमों में बदलाव किया गया है। उनकी टोटल लिमिट 60% कर दी गई टोटल कर्ज का। महिलाओं को के कर्ज की कैपिंग भी हटा ली गई है और कमज़ोर वर्गों के लिए कर्ज का दायरा बढ़ाया गया है। तो आरबीआई ने एक तरीके से बाजार में अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए पीएसएल का, जिसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का की व्यवस्था कही जाती है, इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। शहरों में कर्ज के लिए अब बैंक और आगे बढ़कर प्रोत्साहन देंगे। कृषि और एमएसएमई को भी सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। जी, इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं सर, ये जो नए बदलाव किए गए हैं पीएसएल में? दो महत्वपूर्ण बदलाव हैं। उम्मीद की जा रही है कि कम से कम रिन्यूएबल एनर्जी और हाउसिंग सेक्टर में इस व्यवस्था से थोड़ी मांग बढ़ेगी, क्योंकि इससे आने वाले समय में कर्ज देने के लिए बैंक और ज़्यादा प्रेरित होंगे। हाउसिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन होता है। हाउसिंग सेक्टर चैलेंजिंग में भी है और दबाव में भी है। हमें दिख रहा है सस्ते मकान नहीं बिक रहे हैं, तो इससे बैंक शायद आगे होकर एग्रेसिव होकर आगे आएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी को भी थोड़ा मदद मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे जीडीपी में अगर ये नियम कायदे से लागू हुए तो एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट बता रही थी है कि जीडीपी में 0.4 से 0.3% का फ़र्क पड़ सकता है, बढ़ोतरी आ सकती है। जी सर, ये जो नए फैसले हैं इनका बैंकिंग और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट देख रहे हैं? एक बड़ा दिलचस्प बदलाव इसमें हुआ, जिसका असर आज आपने शेयर बाजार में भी देखा होगा। जो गोल्ड लोन कंपनियां थी उनके लिए ये नियम अच्छे नहीं आए, उनके लिए प्रोत्साहन भरे नहीं थे। मैं नियमों को पढ़ने के समझने की कोशिश कर रहा था कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां गोल्ड लोन देती हैं और उस गोल्ड लोन के बदले जो बैंक्स उनको कर्ज देते हैं, क्योंकि ये चैनल ऐसे ही चलता है, सोना एनबीएफसी के पास आता है और उसके बदले दिए जाने वाले कर्ज के लिए वो पीछे वाले बैंक से कर्ज लेती है, उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से बाहर कर दिया गया है। यानी गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को जो रिफिनांस मिलता था, जो पीछे से कर्ज मिलता था, उसे मिलने में अब मुश्किल होगी। और इसलिए हमने बाजार में जो गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसीज थी उनके ऊपर सेंटीमेंट में थोड़ा दबाव देखा है। बिल्कुल, और दबाव देखने को मिला। मनापुरम फाइनेंस पे हमने देखा करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ये शेयर बंद होता हुआ गया। सर, इन फैसलों का किन बैंकों को ज़्यादा फायदा आपको लगता है कि होता हुआ दिखाई देगा? 4-5 बैंक हैं आज बाजार में भी, हमने उन पर सक्रियता देखी है। अभी आपको विपुल जी उनको बाजार का हाल भी बताएंगे। एचडीएफसी बैंक, आरबीएल और फेडरल इंडसइंड बैंक, ये 4 बैंक थे जो ये रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम आए हैं, उनका असर हमें इन बैंकों पे को उसका सबसे ज़्यादा फायदा इन बैंकों को मिलता दिखाई देगा, क्योंकि हाउसिंग में, क्लीन एनर्जी में इन बैंक्स का एक्सेस भी ज़्यादा है और पोर्टफोलियो भी ज़्यादा है, और इसलिए ये सीधे तौर पर तात्कालिक तौर पर बाजार ने ये माना कि इन बैंकों के लिए ये रियायतें या ये बदलाव अच्छा है। बिल्कुल, हालांकि अब शुरुआत में काफ़ी अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा था फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक में, लेकिन आखिरी क्षणों में जो गिरावट तो थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दी, उसके चलते हमने देखा कि 1% के आसपास की गिरावट एचडीएफसी में देखने को मिली, एचडीएफसी बैंक में। फेडरल बैंक भी दबाव के साथ बंद हुआ। आरबीएल बैंक जरूर जो है वो 2% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। लेकिन इन सब के बीच में बैंकिंग सिस्टम में एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। पिछले 9 महीनों में करीब 3 मिलियन यानी 30 लाख छोटे कर्जदार ऐसे हैं जो बैंकिंग क्रेडिट से बाहर हो गए। ये वो लोग हैं जो पहले बैंक से लोन लेते थे, लेकिन अब उन्हें फाइनेंसिंग नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि लोन पाने के लिए अब ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है, खासतौर से उन ग्राहकों के लिए जिनका प्रोफाइल सीमित है। सर, इस खबर को कैसे समझे सर जरा? बेहद छोटे कर्ज लेने वाले लोग जिन्हें अनसिक्योर्ड क्रेडिट ही मिलता था, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं था, देने के लिए कुछ नहीं था, उस अनसिक्योर्ड क्रेडिट पर आरबीआई की सख्ती के बाद भारत का में जो कर्ज की सबसे ज़्यादा मांग वाला बॉटम है या पिरामिड का जो सबसे निचला हिस्सा है, वो बाजार से बाहर हो गया। संख्या 30 लाख से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 3,000 रुपये से ज़्यादा की बकायदारी 60 दिन से ज़्यादा होने के बाद अब उन्हें कर्ज देने की व्यवस्था नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा तबका था जो छोटे मोटे कामों के लिए, कारोबारों के लिए, अपने खर्च के लिए कर्ज लेता था, और ये अब बाहर निकल गए हैं। माइक्रो फाइनेंस में भी सख्ती हो रही है और बाकी भी तौर तरीकों से सख्ती हो रही। इसका सबसे बड़ा असर विपुल जी कहाँ दिखाई देगा? जो रिस्क है वो ये कि ये वापस फिर उन्हीं लेंडर्स के पास, मनी लेंडर्स के पास, महाजनों के पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये वो हिस्सा था जो मुख्यधारा की बैंकिंग में लाया जाना था। लेकिन बैंकिंग उद्योग की दुविधा ये है कि यहाँ एनपीएस काफ़ी ज़्यादा हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पर कर्ज चुका नहीं पाते हैं, वापस नहीं कर पाते हैं, और इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, अनसिक्योर्ड क्रेडिट होता है, और उस पर सख्ती के बाद अब ये हिस्सा वापस फिर लौट जाएगा उन महाजनों के पास जहाँ से वो पहले कर्ज लेता था। ठीक,
इस बीच खेती से जुड़े उपकरणों और इनपुट्स पर लगने वाले जीएसटी को लेकर के सरकार फिर से सोच रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस मामले को लेकर के गठित मंत्रियों का समूह यानी कि जीओएम इसकी समीक्षा कर रहा है। किसानों को राहत देने के मकसद से ये फैसला लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सर, कौन कौन से कृषि उपकरण हैं जिन पर की ड्यूटी घटाई जा सकती है? ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है आज की, और वित्त मंत्री ने खुद कहा तो माना जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है अंदर जीएसटी में एक रियायत की दृष्टि से। जीओएम की रिपोर्ट भी आई है और उस रिपोर्ट भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखी जाएगी। पहले महत्वपूर्ण चीज़ समझते हैं कि किन किन चीज़ों पर जीएसटी में कमी हो सकती है और उसे शून्य तक लाया जा सकता है। जो लिस्ट है जीएसटी काउंसिल के पास पहुंची है या जो जीओएम जिन पर विचार कर रही है, उनमें ट्रैक्टर्स हैं, उनमें जो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, इनके ऊपर शायद जीएसटी की दर में बड़ी कमी की जाएगी या जीरो पर लाई जा सकती है। हम उनके रेट्स भी बताते हैं। फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और मैनुअली ऑपरेटेड एनिमल ड्रिवन जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि हैंड टूल्स पर 0 जीएसटी लगता है, ट्रैक्टर्स पर 12% जीएसटी है और एग्रीकल्चर पंप्स पर 12% जीएसटी है। तो ये जो पूरी बास्केट है एग्रीकल्चर गुड्स की, एग्रीकल्चर पंप्स की, इन पर जीएसटी की रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया पर विचार शुरू हो गया है। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। पर क्या ये कटौती आएगी? इससे होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई कहां से होगी? राज्य सरकारें इसका नुकसान शेयर करने के लिए तैयार होंगी? ये सब जरूरी मुद्दे हैं जो शायद जीएसटी काउंसिल की बैठक में होंगे, तब हम आपको इस मामले में और भी अपडेट लेकर आएंगे। इस बीच सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी कि जीएमएस को बंद करने का फैसला लिया है। इस स्कीम के तहत लोग अपना सोना डिपॉजिट करा करके ब्याज पा सकते थे, लेकिन अब इसे औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार ने इसके पीछे की वजहों को साफ नहीं किया, लेकिन बाजार में इसके असर पर चर्चा ज़रूर शुरू हो गई है। सर, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की स्थिति रही क्या और आखिर में इसे बंद करने की नौबत क्यों आ गई? सोने के पूरे कारोबार में या सोने में को लोगों से जुटाने और सोने में बचत को प्रेरित करने के इस बिजनेस में सरकार के हाथ क्या कंधे तक जल गए। और हम डेटा पॉइंट में समझते हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसे 2015 में बड़े फैनफेयर के साथ लॉन्च किया गया था और एक कहा गया था कि इस लोगों के पास जो घर में सोना रखा हुआ है वो सरकार को दिया जाए और सरकार उसके बदले मोनेटाइज करके लोगों को पैसा देगी। उस स्कीम का ताज़ा फैसला ये है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए सोने की डिपॉजिट की खिड़की बंद हो गई है। यानी अब लोग सरकार के पास मीडियम और लॉन्ग टर्म में सोना डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। 26 मार्च 2025 यानी आज से ये स्कीम बंद कर दी गई है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट गोल्ड के बदले लेना, यानी गोल्ड को जमा करके पैसा लेना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अब बैंकों की मर्जी पर है। बैंक अगर उसमें नुकसान या फायदा देखेंगे तो चलाएंगे, नहीं तो उसे बंद कर देंगे। केवल 5,693 डिपॉजिटर सरकार के पास आए थे, क्योंकि कौन अपने घर का सोना सरकार के पास जमा करने जाता। और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर यही वजह थी। आपको याद होगा, इसे सक्सेसफुल कराने के लिए मंदिरों से और बाकी जगह से भी इसमें स्कीम में पैसा लाने की कोशिश की गई थी। और जब ये 2015 में लॉन्च की गई थी विपुल जी, उस समय से में भी ये सवाल थे कि गोल्ड मोनेटाइज करने के लिए, सरकार को गोल्ड देने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, और ऐसा ही हुआ। करीब 31,000 किलो के आसपास का गोल्ड डिपॉजिट इस समय मौजूद है इस स्कीम में। शॉर्ट टर्म में करीब 7,509 किलो सोना मिला सरकार को, मीडियम टर्म में 9,728 किलो मिला और लॉन्ग टर्म में 13,996 किलो सोना मिला। स्कीम क्यों नहीं चली सबको पता है। लोग अपना गोल्ड सरकार को देने में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, और सरकार ने शुरुआत में जांच भी लिया था, इसलिए स्कीम का बहुत ज़्यादा प्रचार भी बाद में बंद कर दिया गया। जी, लेकिन सर सवाल अब बड़ा ये है कि जिन लोगों ने अपने गोल्ड को जमा कर रखा है उनका होगा क्या? उन्हें निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। नए गोल्ड की डिपॉजिट्स खत्म कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, पर जिनका सोना जिस अवधि के लिए जमा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें उसके बाद वो पैसा देकर उनको सोना वापस मिल जाएगा। यानी स्कीम अपने पुराने डिपॉजिटर्स के साथ वैसे ही कायम है। नए डिपॉजिट्स अब इस स्कीम में नहीं लिए जाएंगे अगर आपने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का फ़ायदा लिया है या उसमें पैसा या अपना सोना उसमें जमा किया है। लेकिन सर, इन सबके बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के भी चल रही हैं। उस स्कीम की अभी क्या स्थिति है और क्या भविष्य को लेकर के क्या संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं?
ये भी स्कीम सरकार के लिए पर बहुत भारी पड़ी। आंकड़े आप जब देखेंगे डेटा पॉइंट में तो आपको समझ में आएगा। पहली चीज तो ये कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक किस्म का कर्ज था विपुल जी, जो सरकार ले रही थी लोगों से सोने की कीमत पर या सोने के को खरीदने की कीमत पर, और इस बॉन्ड से सरकार की देनदारी 930% बढ़ गई। पिछले एक साल से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कोई नई किस्त जारी नहीं हुई है, तो सबको पता है। सरकार ने परोक्ष रूप से इशारा कर दिया कि इसे बंद कर दिया जाएगा। जल्दी रिडम्पशन भी शुरू कर दिया गया। सरकार पर कुल बोझ इस स्कीम का 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया और देनदारी 930% बढ़ी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम का पर्पस ये था कि इनके जरिए भारत में सोने का इंपोर्ट कम किया जाए, क्योंकि सोने के इंपोर्ट पर आयात पर विदेशी मुद्रा जाती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2023-24 में 49 अरब डॉलर का इंपोर्ट हुआ और 2023 के मुकाबले 2024 में 30% ज़्यादा इंपोर्ट हो गया। यानी किसी भी स्थिति में सोने की मांग या आयात में कमी नहीं आई। निवेशकों के लिए इससे अच्छी फायदे की कोई स्कीम नहीं थी। निवेशकों ने इसमें खूब पैसा कमाया। 2017 में खरीदा हुआ गया बॉन्ड 2,975 रुपये पर ग्राम पर था, आज 9,000 रुपये उसकी कीमत है। तो यानी निवेशकों के लिए 200% से ज़्यादा का रिटर्न हुआ। पर ये रिटर्न दरअसल सरकार के लिए कर्ज था, क्योंकि सरकार इस पर 2.5% का ब्याज भी अलग से देती थी और सरकार को मैच्योरिटी और प्रिंसिपल दोनों पर ब्याज चुकाना होता था। इसलिए स्कीम सोने का फंदा बनकर सरकार के गले में फंस गई। 1.13 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज हो गया और अब सोने की बढ़ती कीमत ने इन दोनों स्कीमों का, गोल्ड मॉनेटाइजेशन में लोगों को रोक लिया क्योंकि सोने की कीमत बढ़ रही थी, लोग सरकार के पास सोना रखने को तैयार नहीं थे, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इस तरह खरीदा गया जिसमें कि 200% रिटर्न भारत में किसी भी एसेट्स के ऊपर इतने कम समय में नहीं मिला होगा। इस रिटर्न का नतीजा यह हुआ कि सरकार के पूरे बजट को इन दोनों स्कीमों ने बिगाड़ दिया, खासतौर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ने। चलिए सर, अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत सारे खबरों का विश्लेषण करने के लिए और बताने के लिए कैसे वो हमारे जीवन में, हमारी जेब पर असर डालने वाली है। चले, तो आज के कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन कल के कार्यक्रम में शुभम शंकर ने आपसे कुछ एक सवाल पूछे थे हमारी वेबसाइट पर जो है को लेकर के, और उसके सही उत्तर जिन्होंने लोगों ने दिए हैं, आइए उनके नाम पहले आपको बता देते हैं। अजय कुमार, कपिल बोया, प्रदीप साध, प्रीतेश मंगरोलिया और अभिनव वर्मा, ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कल के प्रश्न का। और अब बारी आ गई है आज के प्रश्न की। तो आप सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट पर जाएं और आज जो खबरें महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेंगी उसमें RIL ने वेनेजुएला से आखिर में क्यों तेल खरीद रोकी है, क्या चीनी निर्यात पर फिर लगेगा प्रतिबंध, बड़ी खबर है आज की, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा PF का पैसा कैसे निकालें, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको जानकारी वहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि गोल्डमैन सैक्स को कौन से 9 स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा पसंद हैं। ये पूरी खबर आपको हमारी वेबसाइट पर ढूंढनी है और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में जा कर के आपको ये सही जवाब बताना है, और जो लोग भी सही जवाब देंगे उनके नामों की घोषणा कल के कार्यक्रम में, कल के बोनस पॉइंट में की जाएगी। तो सबसे पहले जाइए www.thebonus.in पर जाइए, खबरें पढ़िए और इस जो प्रश्न है उसका उत्तर तलाशिए, और तलाशने के बाद सही जानकारी, सही उत्तर हमें भेज दीजिए। तो आज के बोनस पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप तब तक उत्तर ढूंढिए, टिप्पणी कीजिए और कल मिलते हैं, और कल नए विजेताओं की घोषणाओं के साथ अपने कार्यक्रम को लेकर के आते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।